सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक रिएक्शन सामने आया है। वज़ीर आज़म की बात पर उनका जवाब आज सामने आया और ज़ाहिर है इस पर काफ़ी देर से मुख्तलिफ चैनल्स पर बहस भी हो रही है और उस पर तजिया भी लिया जा रहा है। ज़ाहिर है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ज़रा वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, सुना देती हूँ, उस पर फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ताकतवर होने का ताना ना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मोहतरम वज़ीर आज़म जिस केस के हवाले से बात कर रहे हैं उस केस में उन्होंने जाने की इजाज़त खुद दी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने एक वज़ीर आज़म को सज़ा दी और एक वज़ीर आज़म को हमने नाअहल किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब एक आर्मी चीफ का फैसला आने जा रहा है, उनके मुकदमे का फैसला अब कुछ दिनों में होने जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, इंसान नहीं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने जो वसाइल फराहम करने की बात की है उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन यही वसाइल हैं जिनमें हमने 25 साल का क्रिमिनल बैकलॉग जो है वो ख़त्म किया है। और जो भी मामले का वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे हैं, इस मामले का उसूल भी वज़ीर आज़म ने खुद ही तय किया है। फिर उन्होंने भी बताया कि हमने मॉडल कोर्ट्स का क़याम किया और इन मॉडल कोर्ट्स के ज़रिए, और फिर उन्होंने भी बताया कि हमने जिस तरीके से जिन वसाइल में हमने काम किया है और जितने अहम मुकदमात निपटाए हैं वो भी उनको भी देखना चाहिए। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ख्याल रखना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट देते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अदालतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और अदालतें इन्हीं वसाइल के तहत अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो वसाइल फराहम करने की वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। उन्होंने उसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि वसाइल फराहम करने के बयान का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन यही वसाइल थे, यही तमाम तर चीज़ें थीं जिस पर हमने इन्हीं वसाइल पर जो 25 साल का जो बैकलॉग था, क्रिमिनल बैकलॉग, हमने ख़त्म किया था। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी नाजरीन, और इस पर ज़ाहिर बात भी होती रही और इस पर हमने बात भी की। और बात यह है कि जो अदालतें फ़ैसला करती हैं वो उसी कानून पर करती हैं जो वज़ा करती हैं हुकूमतें, और हुकूमतों का काम है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना, जो कि लेजिस्लेशन हमें अभी तक सही तरीके से फ़िलहाल इन 14 माह में नज़र नहीं आई है। ऑर्डिनेंस तो नज़र आए लेकिन लेजिस्लेशन नज़र नहीं आइए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, शाहिद दतोई साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद दतोई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो सूरत हाल अभी बन रही है उसमें हमने देखा कि आज फिर ये स्टेटमेंट और फिर कुछ सिंध काबीना के हवाले से बड़ी खबरें सामने आई, ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आज जो खबर जो कि मीडिया पर आने नहीं दी गई और सिंध काबीना में रद्दोबदल की खबरें भी सामने आई हैं, तो शायद तो बताइएगा ये क्यों खबरें सामने नहीं आने दी जा रही, मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है इन चीज़ों से, क्या मामला क्या है ये? जी, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध असम्बली में एक इजलास की सदारत की। काबीना के अरकान उस इजलास में शरीक थे, वज़ीर आला सिंध भी थे। बाद में उन्होंने अरकान सिंध असम्बली के साथ भी मुलाकात की, इजलास की, लेकिन इस इजलास की ना तो कोई फुटेज बाहर आई और ना ही कोई तस्वीर बाहर आई और ना ही उनके मीडिया सेल की जानिब से, ना हुकूमत की जानिब से कोई ख़बर रिलीज़ की गई। इसकी वजह एक ये बताई जाती है कि इस इजलास में आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असम्बली और फरियाल तालपुर साहिबा भी शरीक थीं। पीपल्स पार्टी शायद ये बताना चाह रही थी कि ये जो लोग नैब की हिरासत में हैं वो किसी ऑफिशियल मीटिंग में नहीं हैं। शायद इस वजह से इसका पूरे इजलासों का ब्लैकआउट किया गया, ना तो कोई फुटेज दी गई और ना कोई तस्वीर जारी की गई और ना कोई खबर जारी की गई। सईद गनी साहब वज़ीर इत्तलात सिंध जो हैं उन्होंने बाद में इस इजलास के बारे में सहाफ़ियों के पूछने पर कुछ बताया कि जी वज़रा की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदम एतमाद का इजहार किया है। तो वज़रा के नाम सामने आए, शाहिद साहब क्यों इतना खुफिया रखा गया? वो कौन कौन से वज़रा हैं जिनकी तब्दीली की गई है, कलमदान तब्दील किए गए? अभी तक तब्दीली नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन 1 महीने का वक्त दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ। सुमैया, गुज़श्ता साल दिसंबर में भी सिंध काबीना की कारकर्दगी के हवाले से परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग हुई थी। उसमें भी बिलावल भुट्टो ने कुछ वज़रा को कहा था कि वह अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ले। उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने के बाद रीशफलिंग हुई थी, कलमदान भी तब्दील हुए थे और कुछ वज़रा को हटाया भी गया था। अब भी उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया है
और ये बात जो एक बात ये भी सामने आई है कि सिर्फ वो एक वज़ीर की कारकर्दगी से ज़्यादा खुश हुए इम्तियाज़ शेख की महकमा तवानाई के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है, इस पे बिलावल भुट्टो ने खुशी का इजहार किया है। अच्छा, क्योंकि सेहत के हमने देखा है शाहिद साहब, चलें तारीफ हो गई थोड़ी सी, जो एक परफॉर्मेंस ख़राब परफॉर्मेंस की बात कर लें, सेहत के बड़े मसाइल देखें। अभी हमने सिंध में अगर हम दूसरे सूबों की बात करें, सिंध में खास तौर पर जो कुत्ते काटने के वाक़यात थे, इस पर भी बड़ा हमने देखा कि ज़ाहिर शोर मचा, वैक्सीन नहीं थी, वफाक पर जिम्मेदारी से हुकूमत डालती रही। तो कुछ वज़ीर सेहत की बात पुरुष हुई इस मामले? वज़ीर सेहत कल इजलास में नहीं थी, वो लंदन गई हुई हैं। लेकिन जो ज़राए बताते हैं इजलास के में जो लोग शरीक थे, उनका कहना ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से ख़ास तौर पर तशवीश का इजहार किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और उनका कहना ये था कि महकमा सेहत में मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है और बहुत से मसाइल हैं। इसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फोकस करते हैं हेल्थ पे, और उन्होंने हेल्थ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने ख़ुद शुरू कराए, उनका इनिशिएटिव था, उनको कंप्लीट कराया। NICVD है, SIUT है और दूसरे इदारे हैं, इनको उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ुद वो किया। उनके बजट के हवाले से भी वो ख़ुद मॉनिटर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, हेल्थ जो है इनका ख़ास तौर पर इनका फोकस रहता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। इस पे उन्होंने कहा कि हेल्थ के मामलात को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब आपको लग रहा है ये जो तमाम तरह सूरत है हेल्थ के मामले में ज़ाहिर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है, तो अज़रा पेचू साहिबा की जो वजारत है वो कोई ख़तरे में है? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी किसी की वजारत खतरे में नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने वाज़े अल्फाज में ये कहा, और जिसकी तस्दीक सईद गनी ने भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे MPs ऐसे हैं जो बासलाहियत हैं, अगर वज़रा काम नहीं करते हैं तो मैं रिप्लेस कर दूंगा और वजारतें उन MPs को मैं दूंगा जो नौजवान भी हैं, जो एनर्जेटिक भी हैं, जो काम कर भी सकते हैं, जो आला तालीम याफ्ता भी हैं। मैं ये वजारतें उनको दे दूंगा। मैं 1 महीने तक मज़ीद देखूंगा सूरत हाल को। 1 महीने के बाद हो सकता है कि कैबिनेट में रीशफलिंग हो। बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि नाज़रीन, जरा अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और ये गैर मुल्की फंडिंग केस था जिसमें आज हमने देखा जो रहबर कमेटी थी वो खासी सरगर्म हो गई, और जो अपोजिशन रहनुमा थे उनके बयानात सामने आए इजलास के बाद। अकरम खान दुरानी ने बात की, एहसन इकबाल ने बात की, और उन्हें गुफ्तगू करते हुए कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होनी चाहिए। 5 साल हो गए हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल नहीं हुई हैं। अकरम खान दुरानी ने यह भी कहा कि जो रियासत मदीना के नाम लेवा हैं वो तहकीकात से भाग रहे हैं, और जो PTI है उसको इजराइल और इंडिया से फंडिंग हुई है, ये इल्ज़ामात भी आज लगाए गए हैं। और नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि इंसाफ में जो ताख़ीर है ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कौम मुतालबा कर रही है कि PTI तलाशी दे। फिर मरियम औरंगज़ेब का जो बयान था वो भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चाहे वो ट्वीट करें, चाहे वो मीडिया पर आएँ, लेकिन बताएं कि क्या मामलात हैं, आप क्यों छुपा रहे हैं चीज़ों को, अपने असासे जाहिर करें, अपनी चीज़ें डिक्लेयर करें और ये चीज़ें आवाम के सामने लेकर आएँ। फिर नैयर बुखारी ने कहा कि उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द जो PTI के ख़िलाफ़ तहकीकात हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। अब जब अपोजिशन जमातें सरगर्म हो गई हैं तो क्या होगा, क्या या सिर्फ बयानबाजी तक ही मामलात रहेंगे, या ये मामलात जो हैं वो असम्बली में लेके जाया जाएंगे, वहाँ पर ये मामला उठाया जाएगा, या फिर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन जमातें सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही बात करेंगी या फिर आगे भी बढ़ेंगी। गुलाम मुर्तज़ा, आप क्या समझते हैं अभी जो ये तमाम तरह सूरत हाल हम देख रहे हैं, आज जो ये बयान सामने आए हैं, ख़ासतौर पर कि जो इल्ज़ामात भी लगाए गए कुछ अकरम खान दुरानी की जानिब से, तो ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही होगा या कुछ आगे बढ़ेगी अपोजिशन? जी, पहले तो ये है कि खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अकबर एस बाबर जो हैं वो इस केस को देख रहे थे, लेकिन अब जो रहबर कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और एक एप्लीकेशन वो दायर करेंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो कहेंगे कि हमने उसमें फ्रीक बनना है। तो इस बात के ऊपर इलेक्शन जो रहबर कमेटी है वो कोशिश कर रही है कि वो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड ले, और क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने इस एतबार से ये बात इससे पहले भी की है रहबर कमेटी के इजलास में कि हम
बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसमें बड़ी जान है और इस केस के ज़रिए से तहरीक इंसाफ जो है उसको टफ टाइम दिया जा सकता है। तो अभी इसकी तो टफ टाइम मुतला दिया कैसे जाएगा? तो नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस की बात हम कर रहे हैं जिस पर आज जो रेबर कमेटी है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुई और उन्होंने मुतालबा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होनी चाहिए। ज़रा इस केस के हवाले से आपको बता देते हैं कि PTI के जो बागी रुकन अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ में 23 अकाउंट्स के हवाले से खुफिया अकाउंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ किया था और उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन में केस दायर कर रखा है और इस केस को चैलेंज किया था PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब इस केस की जो आगे की समाअत है वो अगले हफ्ते यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अब जो सूरत हाल है उस पर ज़ाहिर अपोजिशन तनकीद कर रही है और अपोजिशन ये कह रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी ज़ेर असर रखना चाहती है हुकूमत और ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद ये केस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, हम चाहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये समाअत होनी चाहिए। फिर मरियम औरंगज़ेब ने भी जो गुफ्तगू की उस पर भी वो यही कहती हुई नजर आई कि अब जो हमारे सियासी मुखालिफिन उनको भी तलाशी देनी होगी और उनको ये करना होगा कि वो अपने बारे में भी लोगों को बताएं। तो हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हम बात करें और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में इस पर एतराज़ात भी उठा रही है आज कुछ अपोजिशन, अगर इस केस का कोई फैसला आएगा तो मुमकिन तौर पर क्या आ सकता है और क्या हो सकता है PTI के खिलाफ? ज़ाहिर है कि चूंकि मामला अदालत में है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक बकायदा उनको भी हाई कोर्ट के बराबर उनका दर्जा हासिल है, तो लेकिन उसमें हम ये चाहेंगे कि हम अपना ये तो नहीं कह सकते क्या फैसला आएगा, लेकिन हम ये आपके कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसमें एक सेक्शन है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टी फंडिंग के बारे में, वो है 204। उसमें ये लिखा हुआ है, बकायदा उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी का जिक्र नाम नहीं दे रहे, कोई भी पार्टी अगर अपनी फॉरेन फंडिंग में गैर मुल्की फर्द, गैर मुल्की ट्रेड यूनियन, गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनी, गैर मुल्की जो है आपकी कोई फर्म या इदारा या गवर्नमेंट, उससे अगर कोई फॉरेन फंडिंग हासिल करती है और इसके बाद वो जांच पड़ताल के दौरान साबित हो जाए कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग इन इदारों से दी है, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। और वो कानून की कार्रवाई ये है कि उसको फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी को कालअदम करार दे सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर पार्टी को कालअदम करार दे दिया जाएगा तो जाहिर जो तमाम तर लोग हैं, जो काबीना है, वो भी तहलील हो जाएगी और ये जाहिर तमाम लोग नायल हो जाएंगे। नहीं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो हम एक जनरल उसका जो प्रोसेशन है, जो जनरल उन्होंने एक बनाया है टर्म और रेफरेंस या उसका जो तरीके कार बताया, उसमें कोई पार्टी भी हम किसी पार्टी का नाम देना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। कोई पार्टी अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई नहीं उतरती, तो अगर वो हुक्मरान जमात है या हुकूमत कर रही है तो ज़ाहिर है उसकी ज़मीन आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हाँ, ये एक बकायदा आर्टिकल 204 जो उसका सेक्शन 204, 210, 212, 213, अच्छा, उसमें सारी डेफिनेशन दी हुई है कि भाई फॉरेन फंडिंग के बारे में ये इसकी डेफिनेशन है। अब कोई पार्टी भी उसकी जद में आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपने सेक्शन 212 के तहत कार्रवाई। अच्छा कुंवर साहब, एक कंफ्यूजन है। जाहिर जब भी कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है तो वो इलेक्शन कमीशन में अपने असासों की तफसीलात जमा करवाता है, उसके बावजूद भी कोई भी शख्स आके इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है कि जो ये जो पार्टी है ये इसके असासे जो हैं वो ठीक नहीं है या फिर इनको फंडिंग कहीं और से होती है। ये इधर कंफ्यूजन दूर कीजिएगा कुंवर साहब। नहीं, इसमें बात यह है कि उसमें ये किसी इंडिविजुअल मेंबर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेटर का उस मेंबर का ताल्लुक नहीं है।
ये मुकम्मल जो एक सेक्शन है वो पूरी पार्टी के बारे में, पार्टी फंडिंग के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये जो अगर बदकिस्मती से अगर ये तहरीक इंसाफ अगर किसी मामले में उनके किसी पुराने साथी ने या उनके मेंबर ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बताया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फर्ज बन जाता है उस पर इंक्वायरी करे, स्क्रूटनी करे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस बारे में हदायत जारी की गई है वो भी एक अच्छी रोशन मिसाल है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा भी ये आप बाकायदा जिस पार्टी के खिलाफ भी इंक्वायरी करना चाहें उसका एक तरीकाकार उन्होंने वाज़ा किया है। अच्छा। तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हदायत जारी की थी उसके बरक्स या उसे मारवा जो है वो कार्रवाई कर रहा है। ठीक है। तो वो फिर हाई कोर्ट में भी गए। ठीक है। असूली बात यह है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह के मामले नहीं होते कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कर दे और पार्टी जो है वो कायम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा। इसके आगे कई फोरम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई जाहिर है फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है जी, उसको चैलेंज किया जा सकता है उस फैसले को। ठीक है, हाँ फैसला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पॉइंट आपका आ गया। बहुत शुक्रिया कुंवर इरशाद साहब। मुर्तज़ा, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है एक मामला है जो कि चल रहा है और बड़ा ऐसा मामला है क्योंकि सेंसिटिव मामला है, तो लगता है कि हुकूमत को भी ज़रा सा इस चीज़ पे एहतियात से काम लेना चाहिए। ज़ाहिर जब अपोजिशन भी सरगर्म हो गई इन चीज़ों में और अपोजिशन अब इलेक्शन कमीशन भी आज पहुँची है। जी बिल्कुल, ये आज का नहीं है मैटर, ये बड़े अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है और इसको मुख्तलिफ वजूहत की बिना पे पेंडिंग करवाया जा रहा है और 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स जो हैं 3 मरतबा कम अज़ कम लिए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस को डिले करने के लिए, इस केस को ख़त्म करवाने के लिए। और फिर जो शहादतें थी वो एडमिट नहीं हो रही थी। बड़ी मेहनत है अकबर एस बाबर साहब की इस हवाले से। और ये एक जिस तरह से आपने ये आर्टिकल सुने हैं 204 है और उसके साथ 212, 213 है, 14 है। जी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के ये आर्टिकल्स हैं। ये टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से हैं। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मुल्क हैं, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से अदारे हैं, कोई गैर मुल्की कुव्वतें हैं या कोई ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान में जिसको नापसंद किया जाता है, उससे आपने फॉरेन फंडिंग ली हुई हो और आपने वो चीज़ें छुपाई हुई हों और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना बताया हो, अगर बताया भी हो लेकिन अगर वो फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो ये पार्टी पूरी की पूरी जो है कालादम करार उसका वजूद जो है वो ख़त्म कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अभी आज जो इस हवाले से ज़ोर डाला गया है जो रहबर कमेटी है उनकी जानिब से, जो उन्होंने पटिशन दी है, एक तो वो उसमें फरीक बनना चाह रहे हैं, सेकंड वो ये कह रहे हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसका फ़ैसला कर दिया जाए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल उस वक्त तक है जब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मौजूद हैं। दिसंबर में उनकी रिटायरमेंट है। जो ही वो रिटायर होंगे उसके बाद फिर दोबारा से नए सिरे से इसकी समाज शुरू हो सकती है। पॉइंट लेकिन जरा नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नईर साहब। आज कमीशन गए और आप लोगों ने मुतालबा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये समाअत की जाए, तो सर आप किस तरीके से उठाने का फैसला करिए अपोजिशन इस मामले को? देखें, ये फॉरेन फंडिंग का जो केस है प्राइमरीली पीटीआई के जो फाउंडर मेंबर थे उसके बाबर, उन्होंने ये मूव किया था। बिल्कुल। और पिछले 5 साल से ये पेंडिंग चला आ रहा है। किसी एक प्रीटेक्स्ट पे या किसी एक जवाब से ये पिटीशन मूव कर देते हैं। बेशुमार दफ़ा हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पिटीशन मूव की और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। अच्छा। फिर इनकी बड़ी ज़काखेज़ पिटीशन कि जी हमारी प्रोसीडिंग इन कैमरा करें। भाई अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो गैर कानूनी काम नहीं किया, तो लोग तो प्रेफर करते हैं कि जी ओपन ट्रायल हो, ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो और मीडिया भी वहाँ मौजूद हो, उनको पता चले कि आपका मौक़िफ़ क्या है और जो पिटीशनर है उसका मौक़िफ़ क्या है। तो ये इन्होंने बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स से किया। अभी आप देखें कि सिर्फ 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और मेंबर्स हैं, और 2 मेंबर्स जो हैं
गवर्नमेंट की हटदर्मी से इलेक्शन की कंपोजिशन कंप्लीट नहीं हो सकी और फिर एक इन्होंने बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ठीक है वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनको अपना जुडिशियस माइंड भी अप्लाई करना चाहिए था कि देखना चाहिए था कि आया ये मेरी कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, और सेकंड अगर मेरी कॉम्पिटेंस है तो उन किन प्रीमिसेस पे है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेशन तो नहीं हुई। तो क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं 2 मेंबर्स को वोट नहीं देता। फिर सबसे बड़ी बात जुडिशियल फोरम पे जब इसको रेज किया गया तो वो जो ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी किया था, नोटिफाई किया था, तो उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल हमारा मुतालबा ये है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स ना करें। अच्छा, ये फेस करें प्रोसीडिंग्स को, इनके पास कोई डिफेंस है तो डिफेंस लेके आए, लेकिन ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना चाहते हैं, ये दरख्वास्तबाजी के पीछे छुपना चाहते हैं, तो इनसे तो जाहिर हो गया है कि इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। एलिगेशन ये है कि ये इनकी फॉरेन फंडिंग जो है वो इंडिया से भी आती रही है, अमेरिका से भी आती रही है, यूरोप से भी आती रही है। अच्छा, और उसको इन्होंने अकाउंट फॉर भी नहीं किया हुआ, और जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसमें भी है कि मोर देन 18 अकाउंट्स हैं जो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए हुए। तो फिर अगर इन्होंने इलीगल काम किया हुआ है तो फिर तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे। पॉइंट है, बिल्कुल पीटीआई एज अ पार्टी ये अगर हो जाती है कलदम ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरेन फंडिंग केस, तो जितने लोग भी मुंतखब हुए पीटीआई के सिंबल पे, जी दे ऑल विल लूज सीट्स इन द प्रोविंशियल नेशनल असेंबली एंड सेनेट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बुखारी साहब, इस बात पर तो बात हो गई, सर जाते जाते बता देगा जरदारी साहब की सेहत के हवाले से आप लोग तशवीश का तो इजहार कर रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, उस इलाज से आप मुतमईन नहीं है, ज़ाती मुआवजे रसाई नहीं दी जा रही, क्या आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? क्या अदालतों से रुजू करेंगे या सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही रहेंगे कि जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है? देखिए जी, पोलिटिकली तो ये हम ज़रूर मुतालबा करते रहेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर आप एक मुल्ज़िम को उसके प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको एक्सेस देते हैं पेशेंट तक, तो जरदारी साहब को आप क्यों नहीं देते? अच्छा, इसलिए हम समझते हैं कि अभी तो कोई गवर्नमेंट की मर्जी से वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए, कोर्ट के ऑर्डर्स पे उनको हॉस्पिटल लाया गया। कोर्ट ने भी ऑर्डर्स किए, जो मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि इनका इलाज जेल के अंदर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को एसोसिएट करें साथ, ताकि हमें पता चले उनकी हेल्थ की कंडीशंस क्या है, ट्रीटमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। दूसरा हमारा मुतालबा हमसे ये है कि हमारे केसेस को वापस जिस प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन में ये एलिजिड क्राइम कमिट हुआ है, वहाँ पे जिन कोर्ट्स है उन्हीं उधर ही ट्रायल होना चाहिए। अगर उन अदालतों पे आपको एतमाद नहीं है तो सैक दोज कोर्ट्स, गवर्नमेंट उन पे अदम एतमाद कर रही है ना उन अदालतों पे। न्याय की कोर्ट्स अगर सिंध में है, अगर स्पेशल कोर्ट सिंध में है, तो गवर्नमेंट उन पे अदम एतमाद कर रही है ना। बिल्कुल सही, हम तो अदम एतमाद भी कर रहे हैं। सही, वहाँ पर फिर मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर हसन बुखारी साहब बात कर रहे थे, शायद मामला है पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि पिंडी में केस क्यों चलाया जा रहा है, सिंध में लाया जाए, फिर जरदारी साहब की सेहत पर भी तशवीश का इजहार कर रही है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है? जी, पीपल्स पार्टी जो है मुसलसल इस मामले पे एहतजाज कर रही है। आज भी मुजाहरा था कराची प्रेस क्लब पे पीपल्स पार्टी के लोगों का, और वो मुतालबा कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी उनके ज़ाती मुआलिज से इलाज कराने की सहूलत दी जाए, और उनकी बीमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर ये ना किया गया तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है, और ये एहतजाज मुसलसल जारी है। अब
जो आपने कहा कि इनको एक दूसरा फोरम भी है अदालतों का, उधर भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल में गुज़श्ता जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में, उसमें इस ऑप्शन पर भी गौर किया गया था कि वो इस हवाले से अदालतों से भी रुजू करें। लेकिन इस वक्त इनकी पॉलिसी ये है कि इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा वो एहतजाज करें और इस मामले यानी कि एहतजाज के जरिए ही पीपल्स पार्टी फिलहाल अपनी बात मनवाना चाहती है, ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, शायद भी शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।